तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की डेट जारी कर दी है। अपनी एग्ज़ाम 23 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 के बीच में होगी। अपने पास अब मात्र 22 दिन बचे हैं। इन 22 दिनों में हमें अपनी तैयारी की जांच करनी है। जांच करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉडल पेपर सॉल्व करना। ये मॉडल पेपर है, ये आरपीएससी के पेपर के पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। इस मॉडल पेपर में 75 क्वेश्चन हैं और हर तरह के सब्जेक्ट मैथ, साइंस, रीजनिंग, करंट है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सारी चीज़ों को शामिल किया गया है और हर टॉपिक से सवाल लेने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आप सबको ये मॉडल पेपर पसंद आएगा। इससे पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट करवाया था और वो मॉडल पेपर जो हमने फर्स्ट करवाया था उसको आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने वो मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर वो भी आप सॉल्व करें। इस वीडियो में और उस वीडियो में दोनों में बताएं कि इन 75 क्वेश्चंस में कितने सवाल आपके सही हुए। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहा तो इसी तरह से हम पूरे 5 मॉडल पेपर लेकर इस चैनल पर आएंगे। वो भी एकदम होंगे फ्री, आपके लिए फ्री होंगे, उसकी आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी होगी, ठीक है, फ्री होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, इसके बीच में बिल्कुल भी मत करें। पहला सवाल है, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं। कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर। तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? इस सवाल का सही उत्तर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। कौन से ज़िले हैं जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। इनमें से कौन से ज़िले हैं? इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों चूरू, हनुमानगढ़। 2 ज़िले हैं जो पश्चिम में अवस्थित है 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के। तो बी और सी ऑप्शन द में है, इसलिए ऑप्शन द इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है? राजस्थान में जो अफवाह है वो 3 तरह के हैं, बंगाल की खाड़ी का अफवाह, अरब सागर का अफवाह और आंतरिक अफवाह। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो आंतरिक अफवाह की है। साबी, मासी, सुखड़ी, मीठड़ी। आंतरिक अफवाह की नदी है वो है दोस्तों साबी नदी, ठीक है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बदाना कोटा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, अकोला, चित्तौड़गढ़, तनौड़, जैसलमेर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनमें से कौन सी संस्था है जो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना को वित्त पोषित करती है? इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक है और राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना को वित्त पोषित करती है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कई तरह की होली प्रसिद्ध है, बैंतमार होली, पत्थरमार होली, लठमार होली और भी कई तरह की होलियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर। लठमार होली है वो दोस्तों श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी कहाँ है? करौली में, ठीक है। करौली ज़िले में श्री महावीर जी है, वहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो कहाँ अवस्थित है? गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, असलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में। दोस्तों औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो बनाया था गागरोन के किले में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है आप भी साथ साथ में इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अमृता देवी जिन्होंने वृक्षों की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, उनका मेला कब लगता है, ठीक है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला है वो लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल
10वीं। ऑप्शन द इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 9 है, उस स्थान को चिन्हित करें जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रोनेचा, पोखरण, मसूरिया, बनेड़ा। रामदेव जी से संबंधित जो स्थान नहीं है वो है दोस्तों बनेड़ा। जो द नंबर ऑप्शन है वो इस सवाल का सही आंसर होगा। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? वेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी साहित्य का एक बहुत ही शानदार ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। हमें बताना है कि ये किस भाषा में लिखा गया है। पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी की जो भाषा है वो है डिंगल। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा, डिंगल में। फिर है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ठीक है, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन कब बनी थी? 1822 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जालोर में, ब्यावर में, जोधपुर में, पाली में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था दोस्तों ब्यावर में। ठीक है, बे ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन या पुरानी मानी जाती है? गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा है वो सबसे पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों मंडोर। प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा है वो मंडोर की शाखा मानी जाती है। फिर है सवाल नंबर 13, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी पूछा गया है। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को, आमेर के मानसिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, राय मुकुंद सिंह को। तो अकबर ने किसे शमशाबाद नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी? वो दी थी दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को। किसको दी थी? बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी। किसने दी? बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि और शमशाबाद और नूरपुर की जागीर वो दी थी अकबर ने। इस तरह से भी आप सवाल को याद करें। फिर सवाल नंबर 14 है, किस प्रतिहार शासक को आदिवराह की उपाधि धारण की? तो किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की दोस्तों? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या फिर मिहिरभोज। आदिवराह की उपाधि है वो दोस्तों धारण की थी, वो की थी मिहिरभोज ने। ठीक है, ऑप्शन द इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें बताना है कि पहले कौन शासक बना, उसके बाद में कौन बना। पृथ्वीराज राज पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आखिर में जो चौहान शासक बना था वो था पृथ्वीराज राय पिथौरा। उसके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। यानी सबसे पहले सबसे आखिर में आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर इन 2 में दे रखा है। फिर है 4 नंबर, 4 नंबर सिर्फ इसमें दे रखा है। इनमें सबसे पहले जो शासक बना था वो बना था विग्रहराज, उसके बाद में पृथ्वीराज, उसके बाद में सोमेश्वर, उसके बाद में पृथ्वीराज राय पिथौरा। यानी ऑप्शन जो 3 है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, सांगा की ओर से इनमें से किसने भाग लिया? राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव लूणकर्ण, राव बीका। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले जो राजा थे वो थे राव कल्याणमल। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। दूधवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दूधवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। दूधवा खरा किसान आंदोलन है वो था दोस्तों बीकानेर रियासत से संबंधित या बीकानेर राज्य से संबंधित। ऑप्शन सही सवाल का सही उत्तर होगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को कौन सा संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन? ठीक है, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? कौन सा है वो ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा,
आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। ताम्र पाषाणिक स्थल है वो है दोस्तों आहड़, उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। हमें बताना है किस शहर में हुई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में दोस्तों हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। फिर सवाल नंबर 21 है जो कि मैथ से संबंधित है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में LET को 12, 5, 20 के रूप में कोड किया जाता है तो इसी भाषा में WIN को कैसे कोड किया जाएगा? L का जो नंबर है वो होता है 12, E का 5 होता है, T का 20 होता है। इसी तरह से जो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। त्वचा, बाल, भूमि, यहाँ क्या आएगा? त्वचा पर क्या उगते हैं? बाल। भूमि पर क्या उगता है? अयस्क, घास, धूल, खनिज। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घास। ये एकदम आसान सा सवाल था। ठीक है, फिर अगला सवाल है जो कि मैथ का है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। एक ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इस सवाल की भाषा दोस्तों गलत टाइप हो गई है, इसलिए हमें एक बार इसे बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है, यदि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल 9 तथा शेषफल 4 आता है तो वह संख्या क्या होगी? अच्छा सवाल है, आसान भी है। 67, 58, 64 या फिर 70। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 67। ठीक है, फिर अगला सवाल है, एक पूर्णांक हो सकता है केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक पूर्णांक क्या हो सकता है दोस्तों? सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन से। एक पूर्णांक है वो सकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। फिर सवाल है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियाँ वो दोस्तों किस काल से संबंधित है? वो हैं गुप्त काल से। ऑप्शन डी है इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है, साकी मुस्तईद खां की रचना मुआसिर आलमगीरी को किसने मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? अच्छा सवाल है। साकी मुस्तईद खां की रचना जिसका नाम क्या है? मुआसिर आलमगीरी, इसको किसने मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जगन्नाथ सरकार ने, कर्नल टॉड ने, स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं। साकी मुस्तईद खां की रचना मुआसिर आलमगीरी को जद्दुनाथ सरकार ने मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा है। अंबेडकर ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? मुकनायक, ब्राह्मण, केसरी, महाराष्ट्र। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा मुकनायक। अम्बेडकर ने मुकनायक नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस, सेंट्रल असेंबली बम केस, काकोरी केस, डलहौजी चौक बम केस। भगत सिंह को फांसी है वो दी गई थी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के 19वीं सदी में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राममोहन राय। नव हिंदूवाद का प्रणेता या नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 19वीं सदी में थे दोस्तों और स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ? एकात्मक
संसदीय, राजतंत्रीय, राष्ट्रपतीय। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों संसदीय। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 14 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1946। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। फिर सवाल नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है? 2, 3, 4 या 5? भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है वो है दोस्तों भाग नंबर 5 में। फिर सवाल नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। तो कौन सा अनुच्छेद है वो दोस्तों? उसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 105। फिर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना हम कर सकते हैं दोस्तों ब्रिटेन के सम्राट के साथ। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब अपनी हिंदी शुरू हो गई है। ठीक है, हिंदी के 5 सवाल हम इस क्रम में करेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। दयानंद में दोस्तों दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। फिर है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का हम विलोम शब्द बनाना चाहते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। अधोपतन, अधि पतन, अधः पतन, आध पतन। शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो दोस्तों वो है अधः पतन। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है, एरियर्स के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एरियर्स शब्द है उसके लिए हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है? बकाया, देय, प्रदत्त, वेतन। एरियर का जो हिंदी में मीनिंग बनेगा वो बनेगा दोस्तों बकाया। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे अभूतपूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। हिंदी के बाद में अब हम विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। स्वर्ण पत्थर से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्फा किरण। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। जन्म के बाद मानव के निम्न में से किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं है? जन्म के बाद से लेकर मरने तक कौन से ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता? संयोजी ऊतक, जनन ऊतक, तंत्रिका ऊतक या कंकाल ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है, इनमें से किससे खाद्य श्रृंखला बनती है? खाद्य श्रृंखला इनमें से किससे बनती है? उत्पादकों, मांसाहारियों, अपघटकों से। उत्पादकों शाकाहारी मांसाहारियों से। उत्पादकों प्राथमिक उपभोक्ताओं से। उत्पादकों उपभोक्ता और अपघटकों से। इनमें से खाद्य श्रृंखला बनती है दोस्तों उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से बहुलीकरण का उदाहरण है? फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सिन में परिवर्तन, एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पेरल्डिहाइड में परिवर्तन। बहुलीकरण का उदाहरण कौन सा है? इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये जो ऊपर के तीनों है ये बहुलीकरण के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर होगा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट की कार्य प्रणाली है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साइंस के बाद में अब अपने क्वेश्चन है वो अंग्रेजी के शुरू हो गए हैं। देयर वॉज सम एग्रीमेंट ओवर द टॉपिक। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों डिस, मिस एंड एंटी। इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों डिसएग्रीमेंट।
ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें खाली स्थान भरना है। आर्टिकल कम बिफोर, आर्टिकल किससे पहले आते हैं? ऑब्जेक्ट्स, नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस। आर्टिकल कम बिफोर नाउन्स, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस टू गो इन द गैप, गैप में हमें करेक्ट सेंटेंस बढ़ना है। व्हेन यू फाउंड आई ए सोवर, वॉज हैविंग, एम हैविंग और ये ऑप्शन डी है यहाँ पर हैव, ठीक है, ये है ऑप्शन डी में। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों वॉज हैविंग। व्हेन यू फाउंड आई वॉज हैविंग ए सोवर। फिर है सवाल नंबर 49, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इनडायरेक्ट स्पीच को हम और क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, कोटेड स्पीच, सिंपल स्पीच, प्रिंसिपल स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। सवाल नंबर 50 है, दिस क्लॉक इन 1750 वॉज मेड, इज़ मेकिंग, विल बी मेड, वॉज मेकिंग। इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों वॉज मेड। दिस क्लॉज वॉज मेड इन 1750, ठीक है। इंग्लिश के बाद में फिर अपने जो सवाल हैं वो होंगे करंट से। अब हम करंट के सवाल पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आ रहे हैं, इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? पहला खो खो वर्ल्ड कप भारत, नेपाल, भूटान, चीन। साल 2025 का पहला खो खो वर्ल्ड कप है वो दोस्तों भारत में आयोजित होगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत। फिर सवाल है, स्वास्थ्य सेवा में एआई द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का मुख्य लाभ क्या है? स्वास्थ्य सेवा में जो हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसका लाभ क्या है? वे वास्तविक चिकित्सा स्कैन की तुलना में अधिक सटीक हैं। वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफ़ायती समाधान प्रदान करते हैं। वे पारंपरिक चिकित्सा इमेजिंग विधियों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा में केवल कलात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा में एआई द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का मुख्य लाभ है वो है दोस्तों वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफ़ायती समाधान प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? वन और जल, वन और भोजन, वन और जीवन, वन और पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का जो विषय है वो है दोस्तों वन और भोजन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एकमुश्त समझौता योजना OTS का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकमुश्त समझौता योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना, राज्य के सभी बैंकों का निजीकरण करना, केवल सहकारी बैंकों की ऋण वसूली बढ़ाना। एकमुश्त समझौता योजना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से उबारना या बचाना। फिर सवाल नंबर 55 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राजस्थान सरकार की एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि कम से कम इतने गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है। वो कितने गांव हैं? 2000, 5000, 7000, 10000। इस योजना के अंतर्गत 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया है? गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सहकारी बैंक, जयपुर विकास प्राधिकरण। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था? राजस्थान की जो सहकारी समितियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए किस देश से लोग आए थे? जर्मनी, अमेरिका, जाम्बिया या फिर जापान। राजस्थान की सहकारी समितियों का अध्ययन करने के लिए जाम्बिया का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्थान आया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है? राजस्थान कौशल विकास नीति कब आई थी? 2025 के तहत
राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है? साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट विनिर्माण या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। राजस्थान कौशल विकास नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। फिर अगला सवाल है, सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी है। सूर्य शेखर गांगुली किस खेल के खिलाड़ी हैं? शतरंज के, क्रिकेट के, गोल्फ के, हॉकी के। सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी है दोस्तों शतरंज के। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सवाल नंबर 60 है, कॉलम मिलाए 97वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार 2025। हमें इनमें से कॉलम मिलाने हैं कि कौन से सही है। सर्वश्रेष्ठ चित्र सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिकी मेडिसन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एड्रियन ब्रांडी। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ए में सी आएगा। सर्वश्रेष्ठ चित्र है अनोरा का मिला है। फिर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यह है दोस्तों एड्रियन ब्रांडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो है दोस्तों मिकी मेडिसन। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल जो कि अब हमारे सवाल है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान है और आरटी अधिनियम 2009 से संबंधित होंगे। इरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता गुण उत्पन्न होता है? इरिक्सन ने 8 लेवल बताए थे, उनमें से किस सिद्धांत में कर्तव्य परायणता गुण उत्पन्न होता है? आस्था बनाम अनास्या, पहचान बनाम भ्रांति, परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में होता है। सामान्य व्यक्ति में क्या होता है? ईड व सुपर ईगो में समन्वय, ईड व ईगो में संतुलन, सुपर ईगो और ईगो में संतुलन, ईड ईगो सुपर ईगो में पूर्ण संतुलन। सामान्य व्यक्ति होता है उसमें ईड ईगो सुपर ईगो में संतुलन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है, कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है? कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है? हम किसे कहेंगे कि इसने कुछ सीखा नहीं है? अभ्यास, अनुभूति, औषधि खाना, परिपक्वता। इसमें से कौन सा परिवर्तन है जिसे हम सीखना नहीं कहेंगे? इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों औषधि खाना और परिपक्वता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? सी में। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर होगा। सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है। कौन सा परीक्षण है जो सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है? अब सारी उत्पाद परीक्षण, रिमोट शास्त्रीय परीक्षण, टोटेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और बाटिया परीक्षण। सृजनात्मकता से संबंधित जो परीक्षण नहीं है वो दोस्तों बाटिया परीक्षण, क्योंकि बाटिया परीक्षण का संबंध है वो बुद्धि मापन से यानी कि सृजनात्मकता मापन से। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? एक डेफिनेशन है जिसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये डेफिनेशन किसने दी? पिल्सबरी, स्किनर, क्रो एंड क्रो, जेम्स। ये परिभाषा दी थी दोस्तों पिल्सबरी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर सवाल है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व कार्य है जो लिथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? परिवर्तनकारी, अनैतिक, इनमें से कौन सा है? केवल एक, दो, केवल एक और दो, दोनों, ना ही एक और ना ही दो। निम्न में से कौन सा नेतृत्व कार्य है जो लिथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? उनमें से कौन सा है? इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों केवल एक। ऑप्शन बी है परिवर्तनकारी है वो सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। फिर है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? PDCA का क्या अर्थ होता है? प्ले, डिग, गाइड एक्ट, प्लान, डू, कैरी एक्ट, प्लान, डू, चेक एक्ट, पब्लिश, डैशबोर्ड, केयरफुल एक्ट। तो PDCA का फुल फॉर्म या PDCA का क्या मतलब होता है? इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों प्लान, डू, चेक एक्ट। ठीक है, प्लान, डू, चेक एक्ट। राजस्थान में कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? जब कोरोना आया था तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान
हुआ था उसकी भरपाई के लिए कौन सा अभियान या कार्यक्रम शुरू किया गया था? शिक्षा में बढ़ते कदम, शिक्षक शिक्षा, छात्र शिक्षा, ज्ञान वृद्धि। राजस्थान में कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए दोस्तों कार्यक्रम शुरू हुआ था शिक्षा में बढ़ते कदम। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की स्थापना कब हुई? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955, 1957, 1959, 1961। इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों 1957। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय वो है अजमेर में, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी पहल की गई है? कौन सी पहल शुरू की गई है शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए? ऑनलाइन शिक्षण संसाधन, डिजिटल उपकरण, मिश्रित शिक्षण, उपयुक्त सभी। शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ये सभी पहल शुरू की, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन है? खेत सिंह, बीडी कल्ला, प्रद्युमन कुमार शेखावत, मदन दिलावर। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों मदन दिलावर, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन शिक्षा मंत्री होता है, और फिलहाल अपना जो शिक्षा मंत्री है वो है श्री मदन दिलावर। फिर सवाल है सवाल नंबर 72। शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निष्ठा कार्यक्रम का पूर्ण नाम है। निष्ठा कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटरफेस फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट्स। फिर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांटेजमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही आंसर होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक अचीवमेंट्स। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर है निम्न में से कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम नहीं है? कोरोना काल के दौरान कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया? शिक्षावाणी कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, SIQE कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। कोरोना काल के दौरान है वो SIQE कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया, बाकी के तीनों हैं वो कोरोना काल के दौरान ही प्रारंभ किए गए। अपने इस मॉडल पेपर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। RTI अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। RTI में कौन सा प्रावधान है जो अध्यापकों से संबंधित नहीं है? अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे, कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें से कौन सा प्रावधान है जो RTI अधिनियम 2009 में नहीं है? इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध। ऐसा कोई भी प्रावधान RTI अधिनियम 2009 में नहीं है। आज की अपनी इस क्लास का, अपने इस मॉडल पेपर का आखिरी सवाल, RTI अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। RTI अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के घर नज़दीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नज़दीक ही 3 किलोमीटर की परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा। इनमें से सही उत्तर है वो क्या होगा दोस्तों? RTI अधिनियम 2009 के बारे में जो बातें हैं ये तीनों सही है, ठीक है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन में है, अनामांकित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चों को नहीं, इसमें और भी ऑप्शन है, रुकिए 1 मिनट, इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं वो हमें बताने। फिर चौथा है अनामांकित, ये तो हमने कर लिया। कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इनमें से कौन सी बात है वो सही है, ठीक है। कथन ABC E सही है, कथन ABDE सही है, कथन ACDE सही है, कथन ABCDE सभी सही है। हमने पढ़ा कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है
अनामांकित बच्चों को स्कूल में प्रवेश है वो पिछली कक्षा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी उम्र के आधार पर दिया जाता है, ये इसमें गलत है। तो ऑप्शन डी गलत आएगा। इसमें भी डी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसमें भी डी दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी डी दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें से एक मिनट, ये ऑप्शन ए है ना, इसमें डी नहीं दिया, यहाँ पर बी है, ठीक है, बी है। ए बी सी ई सही है, डी गलत है, नहीं ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया, ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया। ऐसे ही और मॉडल पेपर हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इन 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए आप सबको दिल की गहराई से शुभकामनाएं।